नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ नंबर 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले कवि परिचय, जिसमें कवि हैं सेनापति। तो सेनापति का जन्म और मृत्यु आपको जाननी है कि सेनापति कवि का जन्म 1584 ईस्वी के आसपास, यानी ये जन्म काल का जो समय है वो 1584 ईस्वी के आसपास माना जाता है। मतलब ऐसा विद्वानों का, लोगों का मानना है। उनकी मृत्यु विक्रमी ईस्वी 1688 को मानी जाती है। अब देखिए कवि सेनापति का जीवन परिचय, जो एक अपने आप में हिंदी जगत के महान कवि थे। सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ, ऐसा माना जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अनूप शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर था और उनके पितामह का नाम परशुराम दीक्षित। उनके विद्या गुरु जिनसे उनको शिक्षा संस्कार आदि मिले, उनका नाम था हीरामणि दीक्षित। सेनापति कवि बहुत ही आत्मविश्वासी थे, ईश्वर की भक्ति आराधना करते थे, श्री राम के परम भक्त थे। श्री राम के अलावा श्री कृष्ण और शिव की भी भक्ति उपासना करते थे। ये रीतिकाल के महान कवि एवं भाव प्रवण कवि माने जाते थे, क्योंकि इन्होंने समय समय पर अनेकों रचनाएं की। सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है, यानी इनका मूल नाम अन्यतर था, लेकिन इनको बाद में उपाधि दी गई, जिससे इनका नाम सेनापति रखा गया। यानी सेनापति इनका उपनाम या उपाधि था। सेनापति प्रमुख राम भक्त कवि थे। राम के अलावा ये श्री कृष्ण और शिव की उपासना भी करते थे। इन्होंने समय समय पर अनेकों रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं, कविताएं, गद्य पद्य में, निबंध, काव्य आदि की रचनाएं की। इनमें उनकी प्रमुख 2 रचनाएं हैं, काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर। इन रचनाओं के माध्यम से ये हिंदी साहित्य जगत में एक विशेष कवि का पद इनको मिला। इनकी साहित्यिक विशेषताओं में ये उच्च कोटि के भावुक कवि थे। इनकी कविताओं में भाव अनुराग, विराम भावना, अनुराग भावना आदि ये जो चीज़ें हैं वो दोनों ही समान रूप से इनको प्राप्त होती है। इस प्रकार सेनापति एक महान कवि थे। सेनापति ब्रज भाषा के कवि थे, जिनका इनकी मृत्यु 1688 ईस्वी के आसपास से मानी जाती है। तो ये एक महान कवि सेनापति का कवि परिचय था। कवि सेनापति जो ब्रज भाषा के प्रमुख कवि थे, उन्होंने अपने काव्यखंड में ऋतुओं का प्रमुख रूप से वर्णन किया है। इसमें पाठ परिचय कविता का सार इस प्रकार से है कि सेनापति ऋतु वर्णन के अप्रीतम कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से ऋतुओं का वर्णन बहुत ही सुंदर व सुरम्य तरीके से किया है। उनके द्वारा रचित इस पाठ में ऋतु वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण किया गया, यानी प्रकृति को अलग अलग रूपों में उसका चित्रण किया गया है। कवि ने बसंत ऋतु का बहुत ही मनोहारी रूप में परिदृश्य किया, यानी बसंत ऋतु का बहुत ही अच्छे तरीके में वर्णन किया है, जिसमें आपको आगे पद्य खंडों के माध्यम से बताया जाएगा कि कवि ने ऋतुओं का वर्णन किस किस प्रकार से किया है। कवि ने बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा बताया है, यानी ऋतुओं के आगमन के समय जो परिदृश्य बनता है उसके बारे में कवि ने विस्तार से बताया है। उसे ऋतुराज की संज्ञा दी है। पूरा परिदृश्य राजा यानी ऋतुराज, ऋतुओं के राजा के आगमन से अलग ही प्रकार से भर जाता है और वस्तुओं और भावनाओं का परिदृश्य से बुना हुआ है। इस प्रकार कवि सेनापति ने ऋतुओं का वर्णन अपने अलग अलग पदों में विभिन्न प्रकार से किया है, जो आगे के पदों में आपको विस्तार से बताया जाएगा। कवि सेनापति ने ऋतुओं का वर्णन विशेष प्रकार से किया है, जिसमें पहला पद यानी काव्यखंड है। इसमें आप देखिए कि बरन बरन तरु फूले उपबन बन। बरन बरन इसका मतलब है अलग अलग रूपों में, विभिन्न प्रकार के रूपों में। तरु मतलब वृक्ष, फूले उपवन बन। कवि सेनापति
अपनी रचना के माध्यम से, अपने पद के माध्यम से ऋतुओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वन तथा उपवन, वनों और उपवन, ये वन हो गया, ये उपवन हो गया। इनमें अलग अलग तरीकों से अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे फल फूल लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से कवि ऋतु वर्णन कर रहा है। सोई चतुरंग संग दल लही यतु है। कवि सेनापति कहते हैं कि चतुरंग सेनापति यानी चतुर सेना के चार अंग, जैसे मान लो हाथी, घोड़ा, पैदल सवार, अश्वसवार, ये मतलब सेना के चार अंग हो गए। तो ऋतुओं का राजा इन सेना के चारों दलों पर सवार होकर आ रहा है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल, ऋतुओं का स्वागत करने के लिए पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि व्याकुल हैं, जिसमें पेड़ों पर कोयल है वो अपने स्वर का गुणगान करके ऋतुराज का यश गान कर रही है। भंवरे है वो भी यश गाने कर रहे हैं। इस प्रकार ऋतुओं के राजा का स्वागत है वो पेड़ पौधे पशु पक्षी अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं। गुंजते मधुप गान गुण गयती, भंवरा है वो भी फूलों के ऊपर बैठा है और ऋतु का स्वागत करने के लिए गुंजन कर रहा है, यानी गुणगान गा रहा है। आवे आसपास पहुपन की सुबास सोई, यानी आसपास के ऋतुओं के राजा ऋतुराज के आगमन से आसपास का पूरा वातावरण है वो सुगंध में हो गया है और फूलों से खुशबू आ रही है और सोने के सुहागा जैसा आभास हो रहा है। सोने के सुगंध मान सने रही थी और पूरे वातावरण में सोने की खुशबू जैसा आभास हो रहा है। इस प्रकार मतलब ऋतु का राजा है, उसके आगमन से अलग अलग तरीके से पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि खुशी उत्पन्न करें, यानी ऋतुराज का यश गाने कर रहे हैं। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, और पूरा समाज है वो ऋतुओं के राजा का स्वागत करने के लिए तैयार है और अलग अलग तरीकों से सभी लोग यश गान कर रहे हैं। आवंत बसंत ऋतुराज कई होते, इस प्रकार सभी कह रहे हैं कि ऋतुओं का राजा बसंत राज है वो आ रहा है। तो कवि सेनापति ने अपने पहले पद में ऋतुराज के आगमन की खुशी, पर्यावरण, पेड़ पौधे पशु पक्षी, जन समाज यानी समाज को किस प्रकार होती है उसके बारे में बताया गया। यानी सभी लोग है वो ऋतुराज के यशोगान के लिए तैयारी कर रहे हैं और सेना है वो चारों दल बल के साथ तैयार है। इस प्रकार से कवि सेनापति ने ऋतु वर्णन अपने पहले पद में इस प्रकार किया है कि ऋतुराज ऋतु का स्वागत किस प्रकार से हम सभी लोग कर रहे हैं। प्रस्तुत पद कवि सेनापति की रचना है, जिसमें कवि सेनापति ने ऋतु वर्णन के वर्णन किया है, जिसमें आपको ये बताया है कि कवि सेनापति ने अपनी कविता की चतुराई से ग्रीष्म ऋतु को भी वर्षा ऋतु के समान कर दिया है, जो आप इस पद में पढ़ेंगे कि देखे छिति अंबर जले है चारी और छोर। कवि सेनापति कहते हैं कि सूर्य की भीषण गर्मी से, प्रचंड गर्मी से आसमान से लू के थपेड़े बरस रहे हैं, यानी भयंकर गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु का कवि सेनापति ने वर्णन किया गया है। तो ग्रीष्म ऋतु में जनमानस को, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को जिस प्रकार की जो परेशानी होती है, गर्मी जो उनको सहन करनी पड़ती है, उसके बारे में कवि सेनापति ने बताया है कि देखें मतलब चारों ओर देखो, चारों ओर वातावरण को देखो कि सूर्य से प्रचंड गर्मी है वो ताप है वो लू बरस रही है, जिससे क्या होता है कि अत्यधिक गर्मी पड़ने से नीचे प्रकृति पर जो जनमानस है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो कवि सेनापति कहते हैं कि चारों ओर देखो कितनी भयंकर भीषण प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तीन तरबर सब ही को रूप हरियो, यानी कवि सेनापति कहते हैं तीन तरब यानी पेड़ पौधों का, वृक्षों का, यानी प्रकृति पर निवास करने वाले सभी लोगों का भीषण गर्मी के कारण रंग ही बदल गया, यानी गर्मी के कारण उनके हाल बेहाल हो गए हैं। इस प्रकार कवि सेनापति कहते हैं कि भीषण गर्मी से सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। महाजर लागे ज्योति, यानी भादवे में भादव की होती चले, भादव के महीने में बरसात की झड़ी है वो लग गई है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान भादवा के महीने में बरसात के बारे में कवि ने बताया है। जलद पवन तन सेक मान्यो पर्यो, अब वर्षा होने से यानी भीषण गर्मी के बीच वर्षा होने से वायु
पवन मतलब वायु, जलद मतलब बादल, तन मतलब शरीर। इन तीनों ने अपने शरीर को बरसात के कारण तृप्त किया है। यानी इनकी जो भीषण गर्मी से ये जल रहे थे, तप रहे थे, प्रचंड आग से परेशान हो रहे थे, भादों के महीने में बरसात होने से इनको राहत मिली है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे। बरसात होने से नदी और नदियों के चारों ओर जो पेड़ पौधे हैं उनको सुकून मिला है। नदियां हैं वो सुकून के गीत गा रही हैं। नदियां पूर्ण रूप से जल से भर गई है। श्री गन छाएँ चाही बोए चित्त दरियो। और बादलों की छाँवों से सभी मनुष्य अपना हृदय है वो ठंड में रहकर महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार कवि सेनापति कहते हैं कि सूर्य की प्रचंड गर्मी के बाद भादों के महीने में जो बरसात हुई थी उनसे सभी लोगों को पृथ्वी पर, यानी चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो, सभी को राहत मिली है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू। कवि सेनापति की कविताओं में चतुराई की बात की गई है कि आप किस प्रकार की चतुराई कि ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। यानी कवि सेनापति ने इस पद को, यानी इस कविता को ग्रीष्म ऋतु में ये कविता थी और इसको वर्षा ऋतु के समान इस कविता को कर दिया है। तो इस कविता को हम एक बार ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में पढ़ेंगे, उसके बाद दोबारा इसी को हम वर्षा ऋतु के पक्ष में पढ़ेंगे। आपने 2 पद पढ़े जिसमें कवि सेनापति ने ऋतुओं का वर्णन करते हुए हमें बताया गया है कि कवि सेनापति ने ऋतुओं को बसंत के राजा ऋतुराज की संज्ञा दी है। सेनापति ने ऋतुओं का बहुत ही मनमोहक तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। उन दोनों पद्यों के दौरान जो अभ्यास प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा है। कवि ने बसंत ऋतु को ऋतुराज की संज्ञा दी है। सूरचाप का अर्थ किससे है? सूरचाप का मतलब जब बरसात के समय जो आकाश में इंद्रधनुष का दृश्य आपको दिखता है उसका मतलब है सूरचाप से, यानी सूरचाप का आशय है इंद्रधनुष। कविता में बंदीजन से कहा गया है। कवि सेनापति ने यह बताया था कि जब ऋतुओं का आगमन होता है तो पूरे पर्यावरण, वातावरण, संसार में सभी लोग ऋतुओं के राजा का स्वागत, गुणगान, यशोगान करते हैं, जिसमें कोयल और भंवरा भी अपने अलग अलग तरीक़ों से मतलब ऋतु के राजा का यशोगान करते हैं। तो इस प्रकार इस कविता में बंदीजन, कोयल व भ्रमर को बताया गया है। प्रिय ने किस ऋतु में वापस आने के लिए प्रेयसी से कहा है। यानी वर्षा ऋतु में क्या होता है कि एक प्रेमिका यानी प्रेयसी अपने प्रियतम के लिए अलग प्रकार से अपने शरीर को यातनाएं देती है, यानी मन ही मन वो पीड़ा पहुंचाती है, कष्ट सहन करती है। तो जिसमें वर्षा ऋतु के दौरान प्रेयसी अपने प्रेमी को वापस आने के लिए कहती है। ऋतु वर्णन में ऋतुराज किससे कहा गया है? ऋतुराज में ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु को कहा गया है। निबल अनल, निबल का मतलब हो गया कमजोर, अनल का मतलब हो गया आग। निबल अनल से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि जब वर्षा ऋतु के बाद में जो शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु में क्या है कि आग की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। तो निबल अनल का तात्पर्य शीत ऋतु से है, यानी सर्दी अत्यधिक होने से आग की शक्ति है वो कमज़ोर पड़ जाती है। इस प्रकार निबल अनल का तात्पर्य है शक्ति, आग की शक्ति शीत ऋतु में कमज़ोर हो जाना। इस प्रकार आपने 2 पद्यों का अध्ययन किया जिसमें कवि सेनापति ने अपनी चतुराई के माध्यम से ऋतुओं का वर्णन किया, अलग अलग ऋतुओं के बारे में बताया। उन 2 पदों के दौरान जो प्रश्न बने हैं आपके सामने, इन प्रश्नों का आपको करना है, बाकी कल के अध्याय में।